प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का किया उद्घाटन। कहा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखाया मार्ग करोड़ों लोगों में आशा का करता है संचार। उन्होंने वेदों के बोध को समाज में किया पुनर्जीवित। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम 247 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। महाराष्ट्र, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड समेत 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। रमेश बैस महाराष्ट्र, गुलाब चंद कटारिया को असम और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल किया गया नियुक्त। वहीं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र को करेंगी संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज त्रिपुरा के चुनावी दौरे पर। अमित शाह ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह चांदीपुर और चारिलम में करेंगे विजय संकल्प रैलियां। प्रतापगढ़ विधानसभा में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्य के दौरे पर। नड्डा आज पूर्वी मिदनापुर और पूर्वी बर्धमान जिलों में करेंगे रैलियां। और भूकंप प्रभावितों के लिए जारी है भारत का ऑपरेशन दोस्त। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए राहत सामग्री की 7वीं खेप 23 टन से अधिक राहत सामग्री लेकर पहुंची तुर्की और सीरिया। तुर्की और सीरिया में मृतकों की संख्या 28,000 के पार। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह में शामिल हुए और उसका शुभारंभ किया। महान समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। उन्होंने उस समय प्रचलित सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब समाज में धर्म को लेकर विभिन्न मतों में लोग विभाजित थे, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को संदेश दिया था कि वेदों की ओर लौटो। अर्थात उनका मानना था कि वेदों में ही जीवन की सत्यता है। कार्यक्रम के आरंभ में गुरुकुल की 31 छात्राओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती पर आर्य समाज द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ यज्ञ में आहुति अर्पण की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आर्य समाज द्वारा आयोजित विभिन्न प्रस्तुतियों का अवलोकन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को समाज में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रतीक स्वरूप मशाल प्रदान की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के बोध से लोगों को अवगत कराया और समाज को नई दिशा दी। दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी, अपने तर्कों से ये सिद्ध किया और उन्होंने बार बार बताया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और विकृतियों से भर गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि जी महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा ये बात दयानंद सरस्वती ने तब उठाई जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150 पौने 200 साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। पीएम ने कहा कि आज से इतने समय पहले ऐसे आंदोलन चलाना किसी चुनौती से कम नहीं था। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। आप कल्पना कीजिए, आज भी समाज की किसी बुराई की तरफ कुछ कहना है, अगर मैं भी कभी कहता हूं कि भाई कर्तव्य पथ पर चलना ही होगा, तो कुछ लोग मुझे डांटते हैं कि आप कर्तव्य की बात करते हो, अधिकार की बात नहीं करते हो। अगर 21वीं सदी में मेरा यह हाल है तो 150 पौने 200 साल पहले महर्षि जी को समाज को रास्ता दिखाने में कितनी दिक्कतें आई होगी। जिन बुराइयों का ठीकरा धर्म के ऊपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें धर्म के ही प्रकाश से दूर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ऋषि परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि ये केवल आस्था और पूजा पाठ तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारे संतों ऋषियों ने जीवन के हर क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। भाषा और व्याकरण के क्षेत्रों को पाणिनि जैसे ऋषियों ने समृद्ध किया, योग के क्षेत्र को पतंजलि जैसे महर्षियों ने विस्तार दिया। आप दर्शन में, फिलॉसफी में जाएंगे तो पाएंगे कि कपिल जैसे आचार्यों ने बौद्धिकता को नई प्रेरणा दी। नीति और राजनीति में महात्मा विदुर से लेकर के भर्तृहरि और आचार्य चाणक्य तक कई ऋषि भारत के विचारों को परिभाषित करते रहे हैं। हम गणित की बात करेंगे तो भी भारत का नेतृत्व आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कर जैसे महान गणितज्ञों ने किया।
उनकी प्रतिष्ठा एक ऋषि से जरा भी कम नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश महर्षि जी के संदेश को सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में बिना भेदभाव सबके कल्याण के लिए काम हो रहा है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर हर गरीब के लिए मकान, उसका सम्मान, हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा, बेहतर सुविधा, सबके लिए पोषण, सबके लिए अवसर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश पूरे गर्व के साथ अपनी विरासत पर गर्व का आह्वान कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विरासत और विकास दोनों के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वामी जी ने तब आह्वान किया था, वेदों की ओर लौटे। आज देश अत्यंत स्वाभिमान के साथ अपनी विरासत पर गर्व का आह्वान कर रहा है। आज देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। विरासत भी, विकास भी, इसी पटरी पर देश नई ऊंचाइयों के लिए दौड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम दौसा में 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली देश की सड़क विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1,386 किलोमीटर है। इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा दूरी में 12% की कमी आएगी और सड़क की लंबाई 1,424 किलोमीटर से कम होकर 1,242 किलोमीटर रह जाएगी। यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। पहले जहां 24 घंटे लगते थे, वहीं अब 12 घंटे लगेंगे। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री के दौरे पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मेश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि कितना महत्वपूर्ण आज का जो ये सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर देंगे। देखिए, ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात जो है, ये आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके साथ साथ औद्योगिक विकास की हम बात करें तो ये जो एक्सप्रेस हाईवे है, औद्योगिक विकास के अंदर भी बहुत बड़ी इसकी भूमिका होगी। तो निश्चित रूप से राजस्थान की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान के लिए कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। जहां तक पूरे देश का सवाल है, देश के ये 6 राज्यों से होकर गुजरेगा और इसके साथ साथ जो है लगभग 93 जो है पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स जुड़ेंगे, 13 बंदरगाह जुड़ेंगे, 8 प्रमुख हवाई अड्डे और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के साथ साथ इसका जुड़ाव होगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये देश की आर्थिक जो गति है उसको और तेजी प्रदान करेगा और साथ साथ औद्योगिकरण के अंदर भी इसका एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और जब औद्योगिकरण बढ़ेगा और उद्योगों का विकास होगा तो निश्चित रूप से इससे रोजगार की संभावनाएं भी देश के अंदर बढ़ेंगी। तो ये बिल्कुल धर्मेश जी, चहुमुखी प्रगति का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगी। वहीं राष्ट्रपति कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। दिल्ली लौटने से पहले उनका काशी विश्वनाथ मंदिर और वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश में समग्र विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शासन ने जो कानून व्यवस्था को बनाए रखा है, उसके चलते जो विकास यहाँ पर चौतरफा हुआ है। आज आप देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में एक नहीं अलग अलग क्षेत्रों में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का बदलती हुई तस्वीर, उभरते हुए उत्तर प्रदेश की और नए उत्तर प्रदेश का। और आइए सीधे चलते हैं त्रिपुरा के चांदीपुर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विजय संकल्प महारैली को संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, हमने गत 5 साल के अंदर यहां पर शांति स्थापित करने का काम किया है। ब्रू और रियांग का समझौता किया, NLFT का समझौता किया और अगले 5 साल त्रिपुरा को समृद्ध बनाने के 5 साल रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा को समृद्ध कराएगी। नरेंद्र मोदी जी ने हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे हीरा का सूत्र दिया है। इसके आधार पर हम त्रिपुरा को समृद्ध बनाएंगे। मित्रों, ये ट्रिपल ट्रबल गठबंधन है। ट्रिपल ट्रबल, 3 आफत त्रिपुरा पर है। कम्युनिस्ट, कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा, ये 3 ट्रिपल ट्रबल से बनना है, बचना है तो डबल इंजन सरकार लानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी और माणिक शाह की सरकार लानी पड़ेगी। एक और ट्रिपल ट्रबल है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। ये आपको तय करना है। मुझे याद है, यहां जब मैं 2016 में आया था, 17 में आया था, सभी लोग कम्युनिस्टों से त्राही पीने का पानी का कनेक्शन लेना है तो उनकी कैडर के पास चले जाओ। वन अधिकार का पट्टा लेना है, कैडर के पास चले जाओ। राशन कार्ड लेना है, कैडर के पास चले जाओ। नौकरी लेनी है, कैडर के पास चले जाओ। 27 साल के बाद एक कैडर से मुक्ति मिली है। इस बार कैडर वालों को घुसने मत देना भाई, वरना फिर से गरीबों का हिस्सा CPIM वाले अपने पार्टी के साथ ले जाएंगे। हमने तो DBT कर
गरीबों का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में उनके घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी सरकार में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण ऐसे गंभीर अपराध इसमें 30% की कमी आई है। सजा कराने में हमने 10% की वृद्धि की है और केवल त्रिपुरा नहीं, समग्र नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति स्थापना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 9,000 से ज्यादा कैडर सरेंडर किया है। 37,000 ब्रू परिवारों को, रियांग परिवारों को बसाने का काम किया है। आदिवासियों का कल्याण का यज्ञ हमने चालू किया है और मोदी जी नॉर्थ ईस्ट को देश का समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए पूरा दिन रात एक कर रहे हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत समृद्ध हो रहा है। देश में 220 करोड़ कोरोना के टीके लगे, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादन करने वाला देश बना, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप लगाने वाला देश बना, चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी वाला देश। गृह मंत्री अमित शाह की रैली का सीधा प्रसारण, विजय संकल्प रैली का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ट्रिपल ट्रबल से बचना है तो डबल इंजन सरकार लानी पड़ेगी और प्रधानमंत्री मोदी का सीधा संकल्प है सशक्त और सुरक्षित त्रिपुरा के लिए। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। पीएम बेंगलुरु में यलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन पर 14वें एयर इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। एरो इंडिया 2023 की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों, प्रौद्योगिकियों को दर्शाया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए स्वदेशी MSME और स्टार्टअप का एकीकरण भी संभव होगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। इसके जरिए विदेशी निवेश सहित सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी भी आमंत्रित की जाएगी। एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश भाग लेंगे। लगभग 30 देशों के मंत्री और वैश्विक व भारतीय OEM के 65 CEO के भी एरो इंडिया 2023 में हिस्सा लेने की संभावना है। एरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी में लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों में MSME और स्टार्टअप शामिल हैं, जो देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की उन्नति, एरोस्पेस में वृद्धि और रक्षा क्षमताओं को पेश करेंगे। और जानकारी के लिए बेंगलुरु से हमारे संवाददाता आयशा खानम जुड़ रही हैं। आयशा, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास होगा और किस तरह से ये भी, अगर रक्षा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो विभिन्न संभावनाओं के, विभिन्न अवसरों के एक द्वार खोलता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल रमा, यहाँ बैंगलोर का यलहंका स्टेशन का रनवे तैयार है तमाम ऑपरेटिविटीज के लिए। और भारत की जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बेमिसाल ताकत है, उसका प्रदर्शन होगा, वो यलहंका कराएगा। तो यलहंका एयरबेस पर 14वां
एडिशन एरो इंडिया का शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और खासतौर पर करेंगे। इस दौरान सबकी नजर इंडिया कल्चर पर रहेगी। इंडिया कल्चर जहां भारत का स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना हल्का लड़ाकू विमान तेजस का यानी फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस किया गया जो विमान है, लड़ाकू विमान है, उसका प्रदर्शन होगा वहां पर। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एचसीए को डिजाइन करने वाले तमाम इंजीनियर, साइंटिस्ट और उड़ान भरने वाले पायलट्स के साथ करेंगे। ये बहुत जी आकर्षक रहेगा और इस दौरान इस इलाका एयरबेस में आए 80 से ज्यादा देश है अपने अपने देश से लाए विमानों का प्रदर्शन करेंगे। ये तमाम चीजें जो है यहाँ के लोगों के लिए एक रोमांचक माहौल बनाएगा। लेकिन भारत इस एरो शो के जरिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। के जरिए भारत एक स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ से पूर्ण कोशिश करेगा। देखिए यूएस का सबसे बड़ा डेलीगेशन पहुंच रहा है एरो इंडिया में और थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात भी यूएस के एम्बेसडर के साथ और उन्होंने कहा कि भारत और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जो दोनों के बीच साझेदारी है, वो इस एरो इंडिया के दौरान और मजबूत होगी। यूएस चाहता है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करे और यूएस के लिए कहना था कि भारत ने जैसे पॉलिसी शिफ्ट में बदलाव लाए हैं और मेक इन इंडिया पर जोर दे रहा है। ये एक ऐसा मौका है जिसके जरिए यूएस भी भारत के साथ साझेदारी में काम कर सकता है। ये $100 मिलियन सही मायने में देखा जाए तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जी आयशा आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में गवर्नर और उपराज्यपाल बदले हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की जगह रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं। वे अभी झारखंड के राज्यपाल थे। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले वे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। गुलाबचंद कटारिया को असम और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।